आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। हम किन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं और ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पर बेस करती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको याद करनी है कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब सेकंड डिग्री का क्या मतलब है, इसको भी आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ अब सेकंड डिग्री को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल आपके पास x है या y है, कोई भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन इज़ 2। मेन डेफिनेशन अब आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है x और y, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम हो सकती है ना 2 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। यानी अगर आपको किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है x की पावर 2 नज़र आ जाए तो इट मीन्स कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसी चीज़ को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब ये इस वक्त जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी ये कहलाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है जिसको आप क्लियरली नहीं बता सकते कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, ना आप उससे एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं क्योंकि वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता। अच्छा, इसी इक्वेशन को जब आप, यानी जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को जब आप इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बन गई, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है एक्स, और एक्स वेरिएबल में आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो देखें 2 है। एक्स यानी एक्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको, इसे हम कहते हैं पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, पावर भी कहा जाता है। तो जो x वेरिएबल है इसकी जो हाईएस्ट पावर आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रही है वो 2 नज़र आ रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हुए आपको ये समझ आ जाता है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स वो इस वक्त जो स्टैंडर्ड हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 होती हैं, ठीक है। यानी 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें हो सकता है कोई एक टर्म कम भी हो लेकिन एक्स स्क्वायर हमेशा रहेगा, यानी हो सकता है एक्स की टर्म ना हो सकता है कभी कांस्टेंट टर्म ना दी हुई हो, 2 टर्म्स पे दी आपको सिर्फ गिवन हो, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, चाहे उसकी टर्म्स 2 हो जाएं, ठीक है। जब तक उसमें एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू 0 है या इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने लिख लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म अरेंज होगी, देन आपके पास एक्स की टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी और इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इट मीन्स कि इसकी डिग्री हमेशा 2 रहनी चाहिए। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ए बी और सी है इसमें ये कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन ए और बी तो कोफिशिएंट हैं, सी को हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो सी टर्म है वो इसमें कांस्टेंट टर्म कहलाती है। अब आपको यहाँ एक फ़र्क समझ आ जाएगा कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फ़र्क है। कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट होते हैं जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा जाता है, ठीक है। यानी इसी बात को आप यहाँ भी क्लियर कर लें। अगर मैं ये 2x स्क्वायर लिखता हूँ तो ये जो 2 है ये मेरे पास कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी ये जो 2 है वो आपके पास कोफिशिएंट है और जो x है आपके पास ये वेरिएबल है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रही होती हैं। और ये जो 2 है ये आपके पास इसकी जो है पावर कहलाती है, इसको आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फ़र्क है। अब हमारे पास हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। तो सॉल्यूशन यानी जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रूट्स, यानी हमने x की जो वैल्यूज़ निकालनी उन्हें कहा जाता है रूट्स, या उन्हें कहा जाता है ज़ीरोज़। या आपसे ये भी कह सकते हैं फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो जो आपके पास किसी भी मेथड से, लाइक फैक्टराइज कर लें आप, ठीक है, आपने उसके x के जब दो आंसर्स निकाले, देन जो वैल्यूज़ ऑफ x हैं उन्हें हम कहेंगे रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखने। और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशन, ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको x या y जो भी वेरिएबल है उसके हमेशा दो आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी इसके दो रूट्स होते हैं या दो ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो मेथड्स यूज़ करते हैं हम इन्हें सॉल्व करने के, ठीक है, अब हमारे पास देखें मेथड्स के अंदर एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ग्राफ बना के हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 फैक्टराइजेशन है, आपने लोअर क्लासेस में मिडिल टर्म ब्रेक को पढ़ा होगा। थ्रू फैक्टराइजेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और नंबर 4 जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। ठीक है, ये फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, इस फार्मूले को आपने याद करना है। आपके ये जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उसमें हम इन चारों मेथड्स को इन डिटेल जो है वो सीखेंगे। अच्छा, इसमें आपको अब एक चीज़ और याद करनी है जो आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, कि आपके पास जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर आपकी इक्वेशन में b = 0 कर दिया जाए, यानी ये टर्म आपकी 0 कर दी जाए, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचती है वो है ax² + c = 0। हम इस इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसमें x नहीं होता। ठीक है, x एब्सेंट हो जाता है, x को 0 कर दिया जाता है, या x नहीं आ रहा होता, x² की टर्म होती है और कांस्टेंट टर्म होती है, देन = 0। दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि अगर हम a को 0 कर दें, यानी हम इस टर्म को 0 कर दें, ठीक है, अगर इस टर्म को 0 कर देते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या बचती है, bx + c = 0। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। ठीक है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं रही? क्योंकि अब इसमें x² की टर्म नहीं आ रही। ठीक है, यानी x² का होना कंपलसरी था, वो हट गया। bx + c, क्योंकि x की जो वैल्यू पावर है यहाँ पर क्या है, 1। तो अगर x की पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, यानी जो डिग्री है 1 है तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री की वजह से आपकी इक्वेशंस की जो नेम है वो चेंज होते रहेंगे। इससे आप एक और चीज़ भी याद कर सकते हैं कि जितनी डिग्री होती है, ठीक है, यानी आप अपने एक जहन में इस कॉन्सेप्ट को रखें कि जो डिग्री है वही = नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रूट्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो x का एक आंसर आएगा, अगर डिग्री 2 है तो x के 2 आंसर आएंगे, डिग्री 3 है तो उसके आपके पास 3 आंसर आएंगे। अच्छा, यहीं आप एक और चीज़ भी जहन में रख सकते हैं कि पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम दोबारा इस पर बात करते हैं कि जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हमने देखें डेफिनेशन में भी वर्ड यूज़ किया है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंगली ये इसे हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास ax² ये पहली टर्म है, bx आपके पास दूसरी टर्म है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये आपके पास तीसरी टर्म है। तो 3 टर्म्स हैं, एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होती हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होती हैं तो ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जो काइंड है उसमें ये ट्राइनोमियल पर फिट होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद होनी चाहिए।